गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। औद्योगिक क्रांति के प्रभावों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आपको बताया कि औद्योगिक क्रांति के अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक प्रभाव पड़े थे यूरोप पर। तो आर्थिक प्रभावों के बारे में हमने जान लिया था। आज हम सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे सामाजिक प्रभाव। तो इसमें पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनसंख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यूरोप की जनसंख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। देखिए, औद्योगिक क्रांति का कारण भी बना जनसंख्या में वृद्धि और इसका परिणाम भी बना या प्रभाव भी बना। हमें ये जानना है कि औद्योगिक क्रांति ने ऐसा क्या किया कि जनसंख्या बढ़ी। तो देखिए, एक तो औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य को हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई, सुविधाएं प्रदान करवाई। मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत सुविधाजनक, बहुत आरामजनक हो गया, जिससे जनसंख्या बढ़ी। अगर हम 19वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या को देखें तो वो केवल 17.5 करोड़ थी और 20वीं शताब्दी में वही जनसंख्या 45 करोड़ की हो गई। इसी प्रकार से इंग्लैंड की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 1871 से 1901 के बीच जो जनसंख्या थी वो लगभग 2.5 करोड़ थी और वो बढ़कर जो है 1901 तक, मतलब 1871 में 2.5 करोड़ थी, 1901 में वो बढ़कर 4 करोड़ तक पहुंच गई। इसी प्रकार से जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देशों में भी जनसंख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं जो है उपलब्ध हो गई औद्योगिक क्रांति के कारण। बहुत से नए आविष्कार हुए, बहुत सी खोजें हुई, नई नई दवाइयों के आने की वजह से जो मृत्यु दर में भारी कमी देखने को मिली। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ, यानी बाल मृत्यु दर जो है वो भी कम हो गई कि बच्चे जो है पैदा होते ही कई बच्चों का इंतकाल हो जाता था, मर जाते थे। तो अब ऐसे इंस्टेंसेस कम हुए क्योंकि बेहतर दवाई और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं जो है उपलब्ध हो गई। दूसरा जो प्रभाव ये पड़ा कि औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। बड़े बड़े औद्योगिक नगरों की स्थापना हुई औद्योगिक क्रांति के कारण। और आप ये देखिए कि इस समय अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो लंकाशायर, मैनचेस्टर, बर्मिंघम जैसे, लीड्स जैसे जो औद्योगिक नगर अस्तित्व में आए और इन नगरों का जो जीवन था वो बहुत ही खुशहाल और स्वतंत्र जीवन हुआ करता था। एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा जिसके बारे में हम आगे तक पढ़ते रहेंगे इस टॉपिक के बारे में, और वो है समाज का विभाजन या समाज का बंटवारा। देखिए, औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये हुआ कि समाज अब दो वर्गों में बंट गया, दो नए वर्ग अस्तित्व में आए। एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। दो वर्गों में यूरोपीय समाज विभाजित हो गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। समाज पर पूंजीपतियों का अधिकार था। इनका जो रहन सहन था, इनके जो आचार विचार थे, इनकी जो रुचियां थी इनमें और श्रमिक वर्ग के रहन सहन, रुचियां, आचार विचार में जमीन आसमान का अंतर था। इन दोनों वर्गों ने अपने अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए मतभेद बना रहता था। अब देखिए, पूंजीपति मजदूरों के शोषण करने से बाज नहीं आते थे। यही कारण था कि पूंजीपतियों के शोषण से बचने के लिए श्रमिकों ने या मजदूरों ने अपने संघों की स्थापना की, श्रमिक संघ या मजदूर संघों की स्थापना की। तो एक ये है कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था कि समाज का दो भागों में बंटवारा हो गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। एक और जो एस्पेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मजदूरों की दुर्दशा, मजदूरों की बुरे हालात।
देखिए, जब औद्योगिक क्रांति आई तो कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की जो दशा थी वो बहुत शोचनीय हो गई। मैंने आपको बताया कि किस तरह से मजदूर इन कारखानों में काम करने के लिए आए थे। कुछ तो कृषि क्रांति के कारण बेरोजगार हो गए थे। कुछ कुटीर उद्योगों के पतन के कारण उनको शहर में आना पड़ा था, काम करना पड़ा था। लेकिन कारखानों में जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो कारखाने के मालिकों ने अधिक से अधिक धन कमाने के लिए इनका शोषण करना शुरू कर दिया। देखिए, जो पूंजीपति वर्ग होता है वो उत्पादन करवाता है और वो ये चाहता है कि उत्पादन का जो खर्चा है वो कम हो और वो वस्तु को ज़्यादा मूल्य में बेचे, तो उसके बीच में जो प्रॉफिट है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऐसे में मजदूरों का जो शोषण है वो एक तरह से अनिवार्य सा ही हो जाता है। मजदूरों के हितों की अवहेलना की जाती है। जैसे उनकी ये कोशिश रहती थी पूंजीपतियों की कि मजदूरों को कम से कम वेतन दें और कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। उनको 14 से 16 घंटे तक काम करना होता था। एक समय ऐसा था, आपको जान के आश्चर्य होगा, कि साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं हुआ करती थी। जैसे आज तो हम ये बात बड़े ही साधारणतः मान लेते हैं कि भाई संडे है तो संडे को तो छुट्टी होती है। लेकिन एक समय ऐसा था कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की कोई छुट्टी नहीं होती थी। दे वर नॉट अलाउड एनी लीव। तो इस उनको अवकाश भी नहीं दिया जाता था। और ये जो कारखानों में काम करते थे श्रमिक या जो मजदूर होते थे, इनको कारखानों में जो इनका एटमॉस्फेयर होता था वो बड़ा ही बेकार होता था। मतलब ना तो हवा आती थी वहाँ पर जहाँ पर मशीनें रखी होती थी, ना उचित रोशनी आती थी। अंधेरों में, शोर में मशीनें शोर किया करती थी। लगातार वही काम जो है, घंटों घंटों तक वही काम उन्हें करना पड़ता था। तो उचित रोशनी, उचित हवा का भी प्रबंध नहीं होता था। मशीनों की गर्मी, मशीनों का शोर, अंधेरे बंद कमरों में काम करने से मजदूर जो है बीमार हो जाते थे, उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और प्लेग, हैज़ा और तपेदिक जैसी बीमारियों से ग्रस्त होने लगे मजदूर। तो मजदूर जहाँ रहते थे, देखिए जनरली दे यूज्ड टू स्टे नियर द फैक्ट्रीज। जहाँ कारखाने होते थे उसके आसपास ही रहा करते थे। जैसे आपने देखे होंगे कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी होती हैं और इंडस्ट्रीज के आसपास ही जो मजदूरों के घर होते हैं। तो वो जो प्लेसेस थे वो बड़े ही कंजस्टेड, बहुत ही भीड़ी गलियों वाले और बहुत ही बंद किस्म के और बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में ये मज़दूर रहते थे। इनकी बस्तियाँ जो वास्तव में बहुत गंदी होती थी। तो मज़दूरों का जो जीवन था वो एक तरह से नरकीय जीवन था। लेकिन क्या करें, उनकी बेबसी थी, उनकी मजबूरी थी वहाँ पर आके काम करना। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मजदूर संघों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो देखिए, जब ये देखा कि अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए जो पूंजीपति हैं मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, तो फिर मजदूरों ने अपने हितों के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघ बनाने शुरू कर दिए। ठीक है। तो 1824-25 में इंग्लैंड की सरकार ने वहाँ के मजदूरों को इन प्रकार के संघ बनाने की अनुमति प्रदान कर दी और इसमें कदम उठाया रॉबर्ट ओवन जैसे व्यक्तियों ने। रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड का था और धीरे धीरे इन संघों में जो सदस्य बढ़ते चले गए। विभिन्न यूरोपीय देशों में, जर्मनी में, फ्रांस में इन संघों की स्थापना हो गई और ये जो संघ हैं ये मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष किया करते थे। ठीक है। और अब धीरे धीरे इन संघों के दबाव में आकर जो कारखाना मालिक थे उन्होंने मजदूरों को कुछ सुविधाएं भी प्रदान करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद जो आखिरी एस्पेक्ट लेंगे हम सामाजिक प्रभाव का, वो है स्त्रियों और बच्चों का शोषण। देखिए, समाज की अगर हम बात करें और स्त्रियों की बात ना करें तो फिर ये गलत हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप स्त्रियों और बच्चों का बहुत शोषण हुआ। स्त्रियों का शोषण इसलिए हुआ कि स्त्रियों को कारखानों में और फैक्ट्रियों में इसलिए रखा जाता था कि उनकी जो तनख्वाह होती थी वो
पुरुषों से कम रखी जाती थी। दे वर नॉट गिवन इक्वल वेजेस। उस टाइम इक्वल पे, इक्वल वर्क का प्रावधान नहीं था। उनको बराबर तनख्वाह नहीं मिला करती थी पुरुषों से। तो द कैपिटलिस्ट प्रेफर टू हैव वुमेन इन सर्विस रादर देन मैन। और बच्चों को भी जो है काम पे लगाया जाता था। उस समय चिल्ड्रन राइट्स भी नहीं थे जैसे आज के टाइम में। तो आपको मालूम है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी इस तरह के काम में नहीं लगाया जा सकता, दिहाड़ी पे नहीं रखा जा सकता, ये कानून है। लेकिन उस समय इस तरह के कोई कानून नहीं थे। और देखिए, कुछ माता पिता ऐसे होते थे जो कि बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए स्वयं भेजते थे, या जो बच्चे यतीम हो जाते थे, जो अनाथ हो जाते थे, उनको जो है कारखानों में काम पर लगाया जाता था। और मैंने आपको बताया था कि बच्चों को इसलिए भी रखा जाता था कि जो फैक्ट्रियों की चिमनी होती थी उनको साफ़ करने के लिए उनकी जो छोटी छोटी उंगलियां होती थी वो आसानी से चिमनी को साफ़ कर पाती थी। तो इस तरह से स्त्रियों का और बच्चों का शोषण किया जाता था। और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक और जो परिवर्तन आया, अगर हम मिडिल क्लास की बात करें या हायर क्लास की बात करें, तो उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो पहले से बेहतर हो गया। देखिए, नई नई चीज़ें आ गई। जैसे आज के टाइम में आप देखिए कि लोगों के पास एक आम घर में भी आपको फ्रिज मिल जाएगा, कूलर मिल जाएगा, एंड समटाइम्स एसी इज़ ऑल्सो ए नॉर्मल थिंग दीज डेज। व्हीकल कोई ना कोई मिल जाएगा। तो इसी तरह से आम जन के जीवन में जो परिवर्तन आया है कि वो अच्छे मकान, स्वच्छ जल, रोशनी और उन्हें आवासीय सुविधाएं जो है बेहतर उपलब्ध होने लगी। और लोगों को कारखानों में काम करने के लिए नकद वेतन दिया जाता था। कपड़े, जूते, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें लोग खरीद सकते थे। तो जन साधारण का जो जीवन था वो जीवन स्तर, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव की, द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एक ये था कि इंग्लैंड एक शक्तिशाली देश बन गया। देखिए, ये परिवर्तन, इनकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। तकनीकी परिवर्तन, औद्योगिक परिवर्तन। और इंग्लैंड के कारखानों का जो माल था वो हर एक देश में बेचा जाता था। तो नेचुरली इससे इंग्लैंड को बहुत प्रॉफिट हुआ। इंग्लैंड का माल भारत, अफ्रीका, अमेरिका और फार ईस्ट में जो है धड़ल्ले से बिका करता था। तो इंग्लैंड जो है आर्थिक दृष्टि से एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। फिर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हुए, संसदीय सुधार। एक राजनीतिक प्रभाव ये हुआ कि इंग्लैंड की संसद में सुधार हुए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। नए नए नगरों का उत्थान हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, लेकिन उस जनसंख्या को संसद में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। तो प्रतिनिधित्व की प्राप्ति के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए अब सुधारों की मांग होने लगी। और इस मांग को देखते हुए पहली बार ब्रिटिश संसद ने 1832 में एक सुधार एक्ट पास किया, द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म एक्ट। इंग्लैंड के इतिहास में जो है पहला जो संसदीय सुधार कानून था वो 1832 में लागू हुआ। अच्छा, नए राजनीतिक सिद्धांत जो है उजागर हुए। और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था समाजवाद। समाजवाद यानी सोशलिज्म। आप जानते हैं कि जब उत्पादन के साधनों पर थोड़े से लोगों का स्वामित्व नहीं बल्कि समाज का स्वामित्व होता है, तो ऐसी परिस्थिति को हम समाजवाद बोलते हैं। तो इस इंग्लैंड में समाजवाद के जो जन्मदाता थे वो रॉबर्ट ओवन थे, जिनका नाम मैंने पहले भी लिया था, जिन्होंने मज़दूरों के लिए जो बेहतर सुविधाओं के लिए संघर्ष किया था। और इसी तरह से फ्रांस में सेंट साइमन और लुई ब्लैंक ने जो है समाजवाद का प्रचार किया। और कार्ल मार्क्स के बारे में तो आप जानते हो कि इस सिद्धांत का जोर शोर से प्रचार जो है कार्ल मार्क्स ने किया। उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार का और मज़दूरों की एकता पर खास बल दिया। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विश्व भर के सभी मजदूर एक हो जाओ, ये नारा उन्होंने ही दिया था। औद्योगिक क्रांति का एक दुष्प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव ये था कि विनाशकारी शस्त्रों की होड़ शुरू हो गई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है बहुत से आविष्कार हुए, बहुत सी खोजें हुई, नए नए प्रकार के हथियार बनने लगे। और उस समय ये भावना बलवती हो गई कि जिसके पास जितने ज़्यादा विनाशकारी शस्त्र होंगे वो उतना ही शक्तिशाली देश होगा।
तो विभिन्न देशों ने अपने अस्त्र शस्त्र जुटाने शुरू कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हथियार जुटाने उन्होंने शुरू कर दिए। इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जैसे जो औद्योगिक देश थे, यहाँ पे जो है शस्त्रों की होड़ सी लग गई। और ये जो है कालांतर में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, विनाशकारी शस्त्रों की होड़। ये सब औद्योगिक क्रांति के कारण ही हुआ था। और औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न देशों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता भी स्थापित हुई, ये भी मानना होगा, क्योंकि जिस तरह से सड़कों का विकास हुआ, रेल लाइन के कारण विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े, और टेलीग्राफ, टेलीफोन की जो सुविधा थी, इससे भी जो है लोग संपर्क में आए। तो इससे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिला। और एक राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण ये हुआ कि मजदूर आंदोलन आरंभ हुए। मजदूरों ने अपने आंदोलन शुरू किया अपने अधिकारों के लिए। देखिए, कालांतर में एक ऐसा समय आया कि जब साप्ताहिक छुट्टी भी होने लगी, मजदूरों के जो घंटे थे, वे कितने घंटे उनको काम करना है, वो भी निर्धारित हो गई। तो कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने मजदूरों की एकता पर बल दिया। द वर्कर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज यूनाइट, विश्व भर के सभी मजदूर एक हो जाओ, इस तरह के नारे शुरू हो गए। और एक ऐसा समय आया कि इंग्लैंड में मजदूरों के नाम से एक पार्टी स्थापित होगी, जिसका नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की स्थापना जो है इंग्लैंड में उस समय हुई। तो कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे जो सत्ता थी वो पूंजीपतियों के हाथों से निकलकर, उच्च वर्ग के हाथों से निकलकर मजदूर वर्ग के जो नेता थे उनके हाथ में आने लगी। बाकी फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।